नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी शाह, सहायक प्राध्यापक, कला और विज्ञान महाविद्यालय बलौदा से हूँ। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र पेपर के अंतर्गत लॉन्जाइनस के सिद्धांत काव्य में उदात्त तत्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। लॉन्जाइनस यूनान के तीसरी शती के महान दार्शनिक थे। उनकी एक रचना पेरिप्सुस उपलब्ध होती है, जिसका अंग्रेजी नाम है ऑन द सबलाइम, अर्थात औदात्य पर विचार, जिसके अस्तित्व का पता 1554 ईस्वी में चला तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद 1652 में किया गया। लॉन्जाइनस ने औदात्य के स्वरूप पर चर्चा करते हुए जिन मूल तथ्यों पर प्रकाश डाला था, उनके अनुसार औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। दूसरा, अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, अपितु उसे अभिभूत कर लेती है। तीसरा, रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है। चौथा, किसी रचना का शिल्प उसके एक दो अंशों से नहीं, अपितु संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है। किंतु उदात्त विचार यदि उचित अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमक कर समूची विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है और वक्ता के समस्त वाग वैभव को एक क्षण में अभिव्यक्त कर देता है। अगर हम लॉन्जाइनस के इन कथनों का विश्लेषण करें तो उसके अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता से संबंधित होने के कारण शैली का गुण है। साथ ही औदात्य श्रोता को अभिभूत कर लेता है, इसलिए वह तर्क का विषय न होकर भावोत्पादक गुण है। औदात्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह पाठक को बहा ले जाती है और औदात्य किसी रचना में चमत्कार की भांति अचानक स्फुरित होता है। औदात्य के विषय में व्यक्त उक्त विचारों में परस्पर विरोध भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक स्थान पर उसे शैली का गुण माना गया है तो दूसरे स्थान पर उसे भावावेग बताया गया है, जबकि तीसरे स्थान पर उसे चमत्कारिक विचार बताया गया है, और ये तीनों ही मत एक दूसरे के पूरक है। औदात्य एक भाव भी है और एक विचार भी और एक शैली भी है। उसकी सत्ता काव्य रचना के वस्तु पक्ष एवं शैली पक्ष दोनों पर व्याप्त है। यही नहीं, अपितु वह कलाकार के व्यक्तित्व का भी गुण है। जब कलाकार का व्यक्तित्व औदात्य से युक्त होता है तो वह उदात्त विषय, उदात्त भाव एवं उदात्त विचारों को अपनी रचना में अपनाता है, जिससे उसकी शैली में औदात्य का समावेश हो जाता है। अंततः यही औदात्य अपने समन्वित रूप में प्रकट होकर श्रोता या पाठक की आत्मा को झंकृत कर उसे चमत्कृत करता हुआ आनंद प्रदान करता है। औदात्य के स्रोतों या तत्वों के बारे में अगर हम विचार करें तो लॉन्जाइनस यह मानता है कि महान प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान एवं चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। वह कहता है कि औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है और सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त एवं विकासोन्मुख है, जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुसरण में व्यतीत होता है। वे कभी भी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते हैं। अगर हम इन पांचों स्रोतों का उल्लेख करें तो उनके अनुसार लॉन्जाइनस कहते हैं
कि सबसे पहले उदात्त विचार का होना आवश्यक है, अर्थात उदात्त विचार का संबंध हमारे उदात्त व्यक्तित्व से होता है। और लॉन्जाइनस कहते हैं कि सबमिटी इज द इमेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल, अर्थात औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात्त विचार ध्वनित होते हैं और लेखक का व्यक्तित्व जितना अधिक उदात्त होगा उसकी रचना में भी उसी अनुपात में औदात्य दिखाई देगा। कवि को उन महापुरुषों के साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है जिनका चित्रण वह अपनी कविता में करता है, और यह तादात्म्य कवि तभी कर सकता है जब उसका अपना व्यक्तित्व ही उदात्त गुणों से संपन्न हो। अतः होमर की रचनाओं में भी औदात्य इसीलिए आ सका क्योंकि स्वयं उसका व्यक्तित्व महान था। श्रेष्ठ रचना का विषय भी लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त, विस्तृत और व्यापक होना चाहिए। रचनाकार को अनिवार्यतः शूद्र या संकुचित या स्वार्थबद्ध विचारों से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए, और जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे। इसके बाद लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त विचार के साथ साथ भावों का उदात्तीकरण भी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि भावावेग को औदात्य में बाधक नहीं माना जाना चाहिए, अपितु उन्होंने इस मत का खंडन करते हुए भावावेग को औदात्य का सहायक माना है, और उपयुक्त परिस्थितियों में भावावेग ही काव्य के सृजन का जनक होता है और भाव चित्रण में बिंब विधान से ही सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस का कथन है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो आवेग, उन्माद, उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार उन्होंने अलंकार नियोजन से संबंधित भी सिद्धांत दिया कि अलंकारों के सम्यक प्रयोग से औदात्य की सिद्धि में सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस के मतानुसार अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार होना चाहिए कि श्रोता या पाठक को उसके प्रयोग का पता ही न चले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलंकार भावावेग की प्रेरणा से सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप में काव्य में आने चाहिए, तभी वे औदात्य के विधायक होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट भाषा पर भी जोर दिया है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि ऐसी शब्द योजना जो भाव प्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो, वही श्रेष्ठ काव्य हो सकता है। सुंदर शब्द ही सुंदर विचार को अभिव्यक्ति दे पाते हैं, और उस अभिव्यक्ति में गरिमा भी तभी आ सकती है। और भाषा की सार्थकता औदात्य को उत्पन्न करने में है। जो भाषा इस लक्ष्य में सहायक है वही आदर्श भाषा कही जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने गरिमामय रचना विधान पर भी बल दिया है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि व्यवस्थित क्रम से काव्य में सामंजस्य आता है, अर्थात जिस प्रकार से बांसुरी की मधुर तान की भांति हमारे मन में भी विभिन्न भावों को उद्वेलित करता है, उसी प्रकार से भाषा में भी सामंजस्य लाने के लिए काव्य में छंद विधान का आविष्कार किया गया। लॉन्जाइनस कहते हैं कि काव्य में औदात्य का विधान तभी संभव है जब उसमें उदात्त विचार, उदात्त भावावेग, सम्यक अलंकार नियोजन, उत्कृष्ट भाषा
एवं गरिमामय रचना विधान का प्रयोग किया गया हो। यह भी ध्यान रहे कि ये सभी साधन ही है, कविता का साध्य तो औदात्य ही है। इस प्रकार से लॉन्जाइनस ने औदात्य का व्यापक विवेचन करते हुए उसमें विचार तत्व, भाव तत्व, शैली तत्व, अलंकरण, भाषा तत्व सबको समाविष्ट कर दिया और भावावेग को महत्व देते हुए उसने अलंकारों, गुण दोषों का भी व्यापक विवेचन किया था। भावावेगों के उद्वेलन और उससे उत्पन्न आनंद की बात को स्वीकार करते हुए लॉन्जाइनस ने भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत की धारणाओं को ही पुष्ट किया है। औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या रस का बाधक नहीं, यही उसकी सीमा है। काव्य का मूल रस तो रस और उससे उत्पन्न आनंद ही है, किंतु यदि उसमें औदात्य का भी समावेश हो जाए तो निश्चित रूप से काव्य की महानता में चार चांद लग जाते हैं और इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता।